वेलकम टू कैंडिड इंग्लिश क्लासेस। आज आप लोग इस क्लास के माध्यम से फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव का पहला रूल पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। FUTURE फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत अफर्मेटिव का रूल आप लोग पढ़ चुके हैं, नेगेटिव का पढ़ चुके हैं। उसी सीरीज में, उसी क्रम में देखना है इंट्रोगेटिव का रूल। इंट्रोगेटिव INTERROGATIVE इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत पढ़ना तो 3-4 रूल है, लेकिन पहला रूल देखते हैं। पहले रूल में सबसे पहले रूल नंबर फर्स्ट में जब सेंटेंस की शुरुआत क्या से होगी, यानी प्रश्न का आंसर अगर यस या नो में मिलने लायक होगा तो कौन सा रूल फॉलो होगा। तो सबसे पहले लिखेंगे विल या शैल। विल या शैल यानी हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा। इसके बाद सेंटेंस के सब्जेक्ट को लेकर चलेंगे। सेंटेंस के सब्जेक्ट के बाद फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के तुरंत बाद ऑब्जेक्ट को लाएंगे। ऑब्जेक्ट के बाद कॉम्प्लीमेंट अगर दिया गया हो कॉम्प्लीमेंट, बाकी चीज़ें लास्ट में, जिसको हम सरल शब्द में अदर वर्ड कह सकते हैं। इसके बाद अंत में इंट्रोगेशन मार्क लगाएंगे। ये हो गया। अब इस पर कुछ उदाहरण देख लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कहा जाए कि सोनू आपको कल, या क्या सोनू आपको, क्या सोनू आपको कल अपनी नोट्स देगा। देखिए, क्या सोनू कल आपको अपनी नोट्स देगा। अब इस सेंटेंस पर विचार करिए। ये सेंटेंस देखा जाए तो क्या से शुरू है। इसका आंसर अगर आपसे लिया जाए, इसका आंसर देना चाहें तो यस या नो में आंसर दिया भी जा सकता है। यानी अगर इसका जवाब आपसे मांगा जाए कि क्या सोनू कल आपको नोट्स देगा, अपनी नोट्स देगा, अगर देने लायक होगा तो यस, नहीं देने लायक होगा तो नो। अब इस क्रम में यस या नो में आंसर मिल रहा है, इसलिए इसको हम क्या से शुरू होने वाला या इंट्रोगेटिव का पहला रूल, या हम इसे एनामोलस वर्ब टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी हम कह सकते हैं। अब इसमें सबसे पहले सेंटेंस के ट्रांसलेशन की विधि आपको कई बताई गई है। सीरीज से आप कई सेंटेंसेस का ट्रांसलेशन कर चुके हैं। जब भी ट्रांसलेशन करना हो तो सबसे पहले हमको पता करना होता है उस सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है। इसके बाद उस सेंटेंस का वर्ब पता करेंगे। इसके बाद ऑब्जेक्ट पता करेंगे। फिर कॉम्प्लीमेंट के बारे में विचार करेंगे। इसके बाद जो कुछ बचता है अदर। तो पहले इन सारी बातों को हम इस सेंटेंस के माध्यम से ढूंढ लेते हैं कि सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है। पहला इसमें जो क्रम बनता है सब्जेक्ट का, तो सबसे पहले सब्जेक्ट पर विचार कर लेते हैं। सब्जेक्ट क्या है, देने वाला सोनू है, तो ये सेंटेंस का सब्जेक्ट हो गया सोनू। अब इसके बाद फिर सब्जेक्ट के बाद वर्ब पता करना है। वर्ब देखा जाए, वर्ब मतलब क्रिया, देने की बात हो रही है तो यही हो गया सेंटेंस का वर्ब। अब जब हमको सेंटेंस के सब्जेक्ट और वर्ब के बारे में पता चल जाए तो तीसरी बात पता करते हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को हिंदी में कर्म कहा जाता है। ऑब्जेक्ट पता करने की विधि बहुत आसान होती है। ऑब्जेक्ट जब हम पता करते हैं, जो भी लेक्सिकल वर्ब होता है, जो ट्रांजिटिव या इंट्रांजिटिव वर्ब हो, या हम कह सकते हैं जो मेन वर्ब हो, उसी में 2 प्रश्न करेंगे। पहला प्रश्न क्या लगाकर और दूसरा प्रश्न किसे लगाकर। इससे जो भी आंसर हमें प्राप्त हो वो आंसर हमेशा ऑब्जेक्ट कहलाता है, उसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो ये जो आंसर मिलने वाला है, इससे हमको ऑब्जेक्ट पता चल जाएगा। अब पता कर लेते हैं। तो क्या सोनू देगा, पहला प्रश्न करेंगे क्या देगा। क्या देगा, आंसर मिला अपनी नोट्स। अपनी नोट्स देगा, ये आंसर के रूप में मिल रहा है अपनी नोट्स। तो अपनी नोट्स जो आंसर के रूप में मिला, इसको रख देते हैं। यहाँ सेंटेंस का एक ऑब्जेक्ट हो गया। अब इसके बाद दूसरा प्रश्न करिए। दूसरा प्रश्न क्या है, किसे देगा। आंसर मिला आपको देगा।
तो आपको देगा, इसका मतलब है इस वर्ब का प्रभाव, इस वर्ब का इम्पैक्ट, इस वर्ब का इफेक्ट दो दो शब्दों पर पड़ा। पहला अपनी नोट्स पर और दूसरा आपको, यानी दो ऑब्जेक्ट हो गया। जब दो ऑब्जेक्ट हो गया तो कोई बात नहीं है, दो ऑब्जेक्ट है तो इसको ट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। एक भी ऑब्जेक्ट मिलता है तो उसको ट्रांजिटिव वर्ब बोलें, दो दो मिला तो और अच्छी बात है। अब देखिए इसमें यानी हम सब्जेक्ट के बारे में पता कर लिए, वर्ब के बारे में, ऑब्जेक्ट पता चल गया। कॉम्प्लीमेंट होता है जो सेंटेंस के सब्जेक्ट को पूरा करता है, उसका कार्य करते समय साथ देता है, उसको सेंटेंस में हम सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। कभी कभी वर्ब को, लिंकिंग वर्ब को पूरा करने के लिए कुछ शब्दावलियां लाई जाती हैं तो उसको हम वर्ब का कॉम्प्लीमेंट बोलेंगे। अब इसमें सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट दिया नहीं गया है। और एक बात और स्पष्ट है कि जब ट्रांजिटिव या इंट्रांजिटिव वर्ब या लेक्सिकल वर्ब या हम सरल शब्द में मेन वर्ब कहें, जब मेन वर्ब दिया होता है तो कॉम्प्लीमेंट की संभावना नहीं होती है। लिंकिंग वर्ब के केस में कॉम्प्लीमेंट की संभावना होती है। इस ऐसे सेंटेंसेज में अगर कॉम्प्लीमेंट की बात की जाए तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये होता है कि जहाँ पर मेन वर्ब दिया होगा, सब्जेक्ट का साथ देने के लिए कोई शब्द आएगा तो उसको हम सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट कहेंगे, अदरवाइज कॉम्प्लीमेंट नहीं है। तो इसमें देखा जाए तो कॉम्प्लीमेंट दिया ही नहीं गया है। यही होता, क्या सोनू उसके साथ या अपने भाई के साथ, अपने मित्रों के साथ आपको कल अपनी नोट्स देगा? तब तो अपने मित्रों के साथ, अपने भाई के साथ, ये सब शब्दावलियाँ जो सब्जेक्ट का साथ देने के लिए आ रही हैं, इसको हम सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट कहते। लेकिन सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट दिया नहीं गया है। अब इसी सीरीज में, इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे तो यहाँ जो कल दिया गया है इसको कहेंगे अदर वर्ड। अदर वर्ड वास्तव में हम बार बार इसकी चर्चा करते हैं। कोई शब्द पार्ट्स ऑफ स्पीच के एंगल से या फिर ग्रामर के एंगल से अदर कोई वर्ड नहीं होता, ये केवल ट्रांसलेशन की सुविधा के लिए हम बोल देते हैं। अदर वास्तव में देखा जाए तो इसको एडवर्ब ऑफ टाइम कहा जाएगा। लेकिन अभी आपको एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस ऐसे शब्दों के चक्कर में नहीं पढ़ना है। इसको जब ग्रामर का अप्लाइड रूल पढ़ेंगे तो उसमें ज़रूरत पड़ेगी। अब देखिए एक एक वर्ड को हम आइडेंटिफाई कर लिए, अब इसको रख देना है सेंटेंस में। कैसे रखा जाएगा, रूल सामने दिया गया है। अब फिर एक प्रॉब्लम आती है कि यहाँ विल या शैल दिया गया है, हम विल से सेंटेंस की शुरुआत करें या शैल से शुरुआत करें? इसका जिक्र आप लोग पिछली क्लासेज में देख चुके हैं फ्यूचर टेंस में। फिर भी जो लोग पहली बार इस क्लास को देख रहे हों, कर रहे हों, उनके लिए ज़रूरी है। ध्यान देंगे, जब भी सेंटेंस में आई और वी आएगा तो इसके साथ हमेशा शैल का प्रयोग करेंगे। बाकी कोई भी सब्जेक्ट आ जाए, जहाँ एक सामान्य तौर पर चर्चा हो, वहाँ पर हम विल का प्रयोग करेंगे। ध्यान देना है, आई वी के साथ शैल, बाकी सारे सब्जेक्ट के साथ हम विल न लगा करके बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ देखा जाए तो सोनू है, आई वी तो दिया नहीं गया है, तो उस कंडीशन में हम विल से सेंटेंस की शुरुआत करेंगे, यानी सबसे पहले लिखेंगे विल, विल का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, विल सबसे पहले आ गया। अब इसके बाद विल के बाद फिर सेंटेंस में हमको क्या चाहिए, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या दिया गया है, सोनू, सोनू लिख देंगे विल सोनू, SONU। इसके बाद फिर देखिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, V1 मतलब है कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो V1 दिया गया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। तो V1 में क्या दिया गया, देगा। देना की इंग्लिश होता है गिव, GIVE। इसका मतलब विल सोनू गिव। इसके बाद ऑब्जेक्ट पर चर्चा करेंगे। ऑब्जेक्ट इसमें दो दो है, एक तो है आपको और दूसरा अपनी नोट्स है। जब ऑब्जेक्ट दो दिया होता है तो हम पहले भी बता चुके हैं, तो पहले हम लिविंग ऑब्जेक्ट को यानी एनिमेट ऑब्जेक्ट को या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तीन नाम इसका है, तो पहले हम एनिमेट ऑब्जेक्ट को रखेंगे या लिविंग ऑब्जेक्ट को रखेंगे या एनिमेट ऑब्जेक्ट को, या दूसरे शब्दों में कहें कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, लिविंग वाला इनडायरेक्ट होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रखेंगे। तो सरल शब्द में समझिए, अगर ऑब्जेक्ट दो होता है तो जिसमें सजीवता पाई जाती है उसको प्रियॉरिटी देंगे, उसको वरीयता देंगे, उसको फर्स्ट क्रम पर रखेंगे। इसमें सजीवता पाई जा रही है आपको, आपको की इंग्लिश होगा यू। वर्ब के बाद जब यू आता है तो इसका मतलब तुम या आप नहीं होता है, तब इसका हिंदी अर्थ आपको या तुमको हो जाता है। यही अगर वर्ब के पहले लाया जाए तो इसका हिंदी अर्थ होता है तुम या आप, लेकिन वर्ब के बाद लाया जाए तो तुमको या आपको, अपने से कोई बड़ा है, रिस्पेक्ट देना चाहते हैं तो आपको बोलेंगे, नहीं तो फिर तुमको बोलेंगे। यहाँ यू हो गया। अब इसके बाद अपनी नोट्स। अब अपनी नोट्स देखिए,
यहाँ पर सब्जेक्ट सोनू दिया गया है। जब भी सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में कोई मेल हो, सिंगुलर हो, तो अपना इंग्लिश के लिए हिज का प्रयोग करते हैं। अगर कोई फीमेल हो, सिंगुलर हो, तो अपना इंग्लिश के लिए हर लगाते हैं। तो ध्यान देंगे, यहाँ सोनू है, लड़का है, मेल है, इसलिए अपना इंग्लिश हो जाएगा हिज। हिज हो गया। नोट्स का नोट्स ही लिखेंगे NOTES, हिज नोट्स। इसका मतलब नोट्स है, बनाया हुआ नोट्स है, कई किताबें, कई नोट्स इसमें। अब अगला स्टेप क्या बच रहा है? सेंटेंस का विल या शैल हो गया, सब्जेक्ट हुआ, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, इसके बाद फिर कॉम्प्लीमेंट पर आएंगे। कॉम्प्लीमेंट दिया नहीं गया है, फिर अदर वर्ड लेंगे। अदर वर्ड के रूप में कल दिया गया है, कल आने वाला कल है, तो आने वाले कल की इंग्लिश होता है टुमारो, TOMMORRO, टुमारो। इंट्रोगेशन मार्क लगा देंगे। सेंटेंस देखिए कितने सरल शब्दों में हो गया। तो ये इंट्रोगेटिव का पहला रूल है। अब इंट्रोगेटिव का जो दूसरा रूल है, तो दूसरे रूल में क्या करेंगे, तो कभी कभी कुछ सेंटेंसेज ऐसे भी इंट्रोगेटिव में आ जाते हैं कि जिसका आंसर हम यस या नो में नहीं दे पाते हैं, जिसको हम यस या नो टाइप इंट्रोगेटिव ना बोल करके उसको दूसरे सरल शब्दों में WS टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। तो WS टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, बाकी कुछ भी नहीं करना है। तो ऐसे सेंटेंसेज में यहाँ पर हम WH वाले शब्द को लगा लेते हैं। तो WH वाले शब्द को लगा लेते हैं, कैसे लगाएंगे आइए देखते हैं दूसरे रूल में। इसको आप लोग चाहें तो लिख सकते हैं रूल नंबर 2, इसको बना सकते हैं रूल नंबर 2। हेडिंग बनाएंगे फ्यूचर का रूल नंबर 2, रूल नंबर 2। अब रूल नंबर 2 में क्या पढ़ेंगे कि WH वाले इंट्रोगेटिव, ये WH वाले क्यों बोलते हैं, इसके बोलने के पीछे तर्क ये है कि जब यस या नो में आंसर नहीं मिलता तो व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हिच, व्हाई, इस तरीके से ऐसे इंट्रोगेटिव वर्ड का प्रयोग करते हैं जिसमें सबसे पहले WH वाले शब्द यानी W और H उसमें लगा होता है। इसलिए सरल शब्दों में समझने के लिए इसको WH वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी हम कह सकते हैं। तो इसका रूल क्या होता है, WH वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल लिख सकते हैं, उसी से मिलता जुलता लेकिन हम अलग कर दे रहे हैं। सबसे पहले WH वाले शब्द को रखेंगे, WH वाला शब्द हो गया। इसके बाद विल या शैल का प्रयोग करेंगे जैसे पहले करते थे। फिर सेंटेंस का सब्जेक्ट आ जाएगा, नया कुछ भी नहीं है। इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लाएंगे, फिर आएगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब कर्म। इसके बाद फिर अगर कुछ बचा हुआ है तो कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग करेंगे। कॉम्प्लीमेंट के बाद अदर वर्ड को लेकर चलेंगे। इसके बाद इंट्रोगेशन मार्क लगा देंगे। अब अगर हम पिछले रूल से इसका टैली कराएं, देखिए पिछले रूल में और इसमें अंतर क्या है। इसमें सबसे पहले विल या शैल आया, फिर सब्जेक्ट आया, इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया, ऑब्जेक्ट आ गया, कॉम्प्लीमेंट आया, अदर। इसमें नया क्या आपको जुड़ा, नया आपको क्या मिल रहा है, दोनों में अंतर कर लीजिए। नया आपको ये मिला कि वहाँ विल या शैल से सेंटेंस की शुरुआत हुई थी, यहाँ WH वाला शब्द भी इसमें जुड़ गया। बाकी क्रम में किसी भी तरह से कोई परिवर्तन नहीं है, सारी चीज़ें वही है, सारी बातें वही है, बहुत आसान है। तो लेकिन आपकी सुविधा के लिए हम इसको अलग कर दिए ताकि समझने में थोड़ा सा ग्राह्य हो, सुविधा हो, कोई दिक्कत ना आए। तो आइए देखते हैं इसके अगले स्टेप को। अगले स्टेप में क्या पढ़ना है, ध्यान देना है कि WH वाले शब्द आ गया। अब इस पर एक एग्जाम्पल मिल जाए तो बात बन जाए। एग्जाम्पल क्या लेंगे, जैसे हम कहें सोनू आपको कल अपनी किताब या अपना नोट्स क्यों देगा। उसी उदाहरण को लेते हैं कि सोनू आपको सोनू आपको अपना नोट्स कल क्यों देगा। अपना नोट्स कल क्यों देगा, अब अंतर करिए दोनों में। वहाँ क्या से सेंटेंस की शुरुआत थी, यहाँ क्यों बीच में आ गया। दोनों में अंतर क्या है कि यहाँ पर क्यों मिल गया, वहाँ पर सेंटेंस की शुरुआत क्या से थी, यहाँ क्यों से हो गया।
अब फिर इसमें भी वही बात पता करेंगे, क्या सबसे पहले सब्जेक्ट के बारे में जान लेते हैं, इसके बाद वर्ब के बारे में, इसके बाद ऑब्जेक्ट के बारे में। पहले 3 बातें हम स्पष्ट रूप से पता कर लेते हैं। तो सबसे पहले सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है, देने वाला सोनू है, तो सोनू सेंटेंस का डूअर हो गया, सब्जेक्ट हो गया। वर्ब पर चलेंगे, देगा है यहाँ दिया गया है, ये वर्ब है। इसके बाद ऑब्जेक्ट पता करेंगे। ऑब्जेक्ट पता करने की वही विधि, पहला प्रश्न क्या लगाकर, दूसरा प्रश्न किसे लगाकर। क्या या किसे से अगर कोई उत्तर मिल रहा है तो ये ऑब्जेक्ट है। इसमें उत्तर क्या मिला, सोनू देगा, पहला प्रश्न क्या देगा, अपना नोट्स देगा, एक ऑब्जेक्ट तो ये मिल गया। दूसरा प्रश्न करिए, किसे देगा, आंसर मिला, आपको देगा, एक ऑब्जेक्ट तो ये मिल गया। इसके बाद कल पर विचार करें तो ये सेंटेंस का अदर वर्ड हो गया, ये अदर वर्ड हुआ यानी अन्य शब्द हो गया, यानी एडवर्ब ऑफ टाइम मिला। लगभग बातें वही हैं, थोड़ा सा एक WH वाले वर्ड का अंतर है। अब इसमें देखा जाए तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, WH वाला शब्द। WH वाले शब्द से क्या हमारा लेना देना है, ये जो WH वाला शब्द है, WH वाला शब्द इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि इंग्लिश अगर हम देखेंगे तो WHY मिलेगा। तो WHY में, इसमें देखिए इसकी इंग्लिश जब हम लिखेंगे WHY मिलेंगे, तो शुरू में WH शब्द लेटर मिला, जिसकी वजह से शॉर्टकट में इसको हम WH वाले वर्ड कह सकते हैं। अब इसको रखते हैं इस रूल के अकॉर्डिंग, इस रूल के अनुसार इसको रखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या रखेंगे, इस रूल के अकॉर्डिंग चलें तो यहाँ पर हमको चाहिए WH वाला शब्द। तो WH वाला शब्द क्या है, क्योंकि इंग्लिश होगा वाई, WHY हो गया। इसके तुरंत बाद देखेंगे विल या शैल का प्रयोग करेंगे। विल या शैल का प्रयोग जब भी किया जाता है सब्जेक्ट को ध्यान में रखते हुए, सब्जेक्ट क्या दिया गया है, सोनू, तो सोनू के अनुसार आ जाएगा विल, वाई विल हो गया। इसके बाद सेंटेंस का सब्जेक्ट लेंगे, सब्जेक्ट क्या दिया गया है, सोनू, सोनू को अंग्रेजी में सोनू लिख दीजिए, वाई विल सोनू हो गया। अब इसके तुरंत बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेंगे, वर्ब क्या दिया गया है, देगा, देगा की इंग्लिश क्या होगा, गिव, GIVE, वाई विल सोनू गिव। इसके बाद फिर अगला स्टेप लेंगे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट दो दिया गया, पहले लिविंग ऑब्जेक्ट को ले लीजिए, आपको की इंग्लिश होगा यू। फिर इसके बाद क्या बचा, इसके बाद बचा अपना नोट्स, सोनू मेल का बोध करा रहा है तब अपना की इंग्लिश हो जाएगा हिज। अगर यही फीमेल होता तब अपना की इंग्लिश हो जाता हर, जैसे सोनू की जगह गीता होता, संगीता होता, तब अपना की इंग्लिश हो जाता हर। तो यहाँ पर मेल का बोध करा रहा तो इसलिए हिज होगा। नोट्स को नोट्स ही रहने दीजिए, NOTS। अब बचा हुआ शब्द क्या है, कॉम्प्लीमेंट दिया नहीं गया है, बचा हुआ शब्द क्या मिला, बचा हुआ शब्द मिला कल, कल आने वाला कल है TOMORROW, इंट्रोगेशन मार्क लगा दीजिए। देखिए कितना आसान है, दोनों में अगर कंपैरिजन किया जाए तो दोनों में अंतर आपको क्या मिला, यहाँ पर वाई मिल गया, बाकी सारी बातें वैसे ही, सब्जेक्ट मिला, वर्ब मिला, ऑब्जेक्ट मिला, अदर वर्ड मिला। तो दोनों का कंपैरिजन करके देखिए क्या दोनों में अंतर मिल रहा है। दोनों में अगर अंतर करें तो यहाँ विल से सेंटेंस की शुरुआत हुई है, क्या से शुरू होने पर, जिसका आंसर हमको यस या नो में मिल सकता है। लेकिन इस दूसरे सेंटेंस पर विचार करें, इसकी शुरुआत वाई से हुई, केवल WH वाले वर्ड का अंतर है, बाकी कुछ भी इसमें नहीं है। तो इस तरह से हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट कर लेते हैं। अब इसमें एक बात और आपको इसी समय सीख लेनी है, अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नेगेटिव वर्ड भी आ जाए, जिसको हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव शब्द कहते हैं, तो इंट्रोगेटिव के साथ अगर नेगेटिव वर्ड भी आ जाए तो ऐसे सेंटेंसेस को हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे, एक उदाहरण लेते हैं। तो एक बात तो यहाँ समझ लेना जरूरी है कि इंट्रोगेटिव नेगेटिव रहेगा तो बल्कि हेडिंग ही बना लीजिए, अच्छा होगा। इसको एक अलग हेडिंग में कर लेते हैं, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एवं नेगेटिव होने पर, नेगेटिव यानी दोनों चीजें एक साथ आ जाए, प्रश्नवाचक शब्द भी दिया रहे, प्रश्नसूचक शब्द भी दिया रहे, और उसमें नहीं या कभी नहीं भी आ जाए, तब हम ऐसे सेंटेंसेस को किस विधि से ट्रांसलेशन करेंगे। एक विधि केवल ध्यान रखनी होगी, जब इंट्रोगेटिव नेगेटिव आ जाएगा तो सब्जेक्ट जो दिया रहेगा, सब्जेक्ट यानी कर्ता, सब्जेक्ट को हिंदी में हम बोलते हैं कर्ता, तो जो कर्ता दिया रहेगा, कर्ता के तुरंत बाद, तुरंत बाद मतलब बिना देरी किए के तुरंत बाद
हम नॉट भी जोड़ लेंगे, नॉट या नेवर जो दिया रहेगा जोड़ लेंगे। तो ये एक नई बात आपको ध्यान रखनी है कि जो सब्जेक्ट दिया रहेगा उसके तुरंत बाद हम नॉट का भी या नेवर का भी प्रयोग कर लेंगे, बाकी इसमें कुछ अलग से नहीं पढ़ना है। जैसे एक उदाहरण ले, इसी उदाहरण को हम दोहरा देते हैं, इसी एग्जाम्पल को दोहरा देते हैं। जैसे हम कहें कि सोनू, यहाँ देखिए सोनू, इसको सोनू बना लेते हैं, सोनू। सब्जेक्ट हम जान के नहीं बदल रहे हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट इससे दूर ना हो। सोनू आपको अपना नोट्स कल क्यों देगा दिया गया है, अब इसी में हम नहीं जोड़ ले रहे हैं। सोनू आपको अपना नोट्स कल क्यों नहीं देगा, नहीं देगा। अब देखिए सोनू, अब इसमें नया हम आपको क्या जोड़कर बता रहे हैं, नया इसमें जोड़ा गया केवल एक शब्द, वो शब्द कौन सा है, क्यों नहीं देगा, नहीं को हमने जोड़ दिया। अब नहीं जुड़ गया तो आपको क्या करना है, ध्यान देना है, इसमें कुछ अलग से नहीं, बहुत ही सरल है। तो सबसे पहले हम वाई का प्रयोग तो करेंगे ही करेंगे, जैसे पहले किया गया था। वाई के साथ विल का प्रयोग करेंगे, फिर सोनू लिखा गया सोनू लिखेंगे, फिर यहीं पर रूल लिखा गया सब्जेक्ट के तुरंत बाद नाट लगाते हैं, तो यहीं पर हम नाट लगा लेंगे, वाई विल सोनू नाट हो गया। अब इसके बाद बाकी बातें सब वैसे ही, तब नाट हो गया, तो नाट के बाद क्या होगा, गिव, फिर सेंटेंस का सब्जेक्ट लेंगे यू, और नोट यू हिज नोट्स, HISNOTES हो जाएगा। इसके बाद टुमारो, TOMORROW। देखिए ये क्लासेज जो है ना, ये बेसिक इंग्लिश की क्लास है, ये उसके लिए बहुत ही उपयोगी हैं, जिसको ट्रांसलेशन बिल्कुल नहीं आता उन्हीं के लिए ये बेसिक क्लासेस चलाई जा रही हैं। अप्लाइड रूल देखना है, जैसे आपको TGT, PGT या नेट का एग्ज़ाम देना है, CGL का देना है, तो उसके लिए हम फंडामेंटल की अलग से क्लास अभी जल्दी लॉन्च करने वाले हैं। तो इसी चैनल पर आपको फंडामेंटल की क्लासेज भी मिलेगी। तो सबसे पहले इसके बारे में देखिए, जिसका इंग्लिश एकदम कमज़ोर है, कमज़ोर विद्यार्थियों के लिए हम इसको टारगेट किए हैं। तो इसमें ये मत सोचिएगा कि इसमें बहुत डीप चीज़ें नहीं कवर हो रही हैं, उसके लिए अगर आपको पढ़ना है, कंपटीशन को कवर करना है, तो फंडामेंटल क्लास उसके लिए होगी, आप लोग बिल्कुल चिंता मत करिए। हाँ, सीरीज से पूरा वीडियो देख लीजिएगा, इंग्लिश गारंटी है कि आपका तैयार हो जाएगा। पहले बेसिक इंग्लिश कर लीजिए, इसके बाद फिर फंडामेंटल, दोनों क्लासेस कर लेते हैं, तो आपको कहीं भी किसी तरीके से इंग्लिश के बारे में नहीं सोचना होगा। हर बात आपकी, हर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, और किसी भी एग्जाम को जहाँ इंग्लिश आपके लिए बाधा बनती है उसको क्रैक कर लेंगे। तो आज इतना ही, इसके बाद अगली वीडियो में मिलते हैं। अभी एक रूल इसमें आपको और पढ़ना है, कितना या कितने के लिए, जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कितना या कितने आ जाए तो उसका हम क्या रूल लेकर आएंगे, और अगर इससे छोटा सा एक रूल है कि वाक्य की शुरुआत कौन से हो या बीच में आ जाए तो कौन के लिए क्या रूल पढ़ते हैं। तो 2 रूल इसमें, एक क्या बल्कि हम 2 कह सकते हैं, कभी 2 इंट्रोगेटिव रूल इसमें और देखना। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, धन्यवाद।